गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 8 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ये कुछ कंटेंट अगर आप लेना चाहें, आपकी जेल प्रहरी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा करंट आउटलुक हमारा अप्रैल तक अवेलेबल है। मई और जून का जो करंट अफेयर है, मैंने जैसा कल कहा था कि मैं दे दूंगा, कल नहीं दे पाया मैं, लेकिन आज 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको ये मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे जो कम्युनिटी टैब होता है उस पर भी आपको ये लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ पुराना कंटेंट है, ये भी आप ले सकते हैं। कल 2 प्रश्न में पूछे थे कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ बावनगंज यानी कि चूलगिरी किस जिले में है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बड़वानी। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं कम से कम 2 राज्यों के साथ लगती हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 6। अब देखिए, ये विपिन चौहान ने अच्छा आंसर किया है इसमें, तो मैं आपको बता दूं, 52 गजा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न यही बनता है कि ये कौन सा तीर्थ है और ये किस जिले में स्थित है। जनरली ये 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और तीसरा है ऋषभ देव जी की विशाल प्रतिमा यहाँ पर है, जो इनके प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। 84 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। 84 फीट है और इसको 52 गज एक्चुअल में कहा जाता है, ठीक है। इसी के कारण इसका जो नाम है वो 52 गजा पड़ा हुआ है। 52 गज की प्रतिमा क्योंकि ये आपकी है। और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। यह जैन तीर्थ अति मनोरम है। यह प्रतिमा भूरे रंग की है, कोई मतलब नहीं इस तरीके की लाइनों का। एक शिलालेख के अनुसार संवत 1516 में भट्टारक रतन कीर्ति ने 52 गजा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 6 जिलों के साथ लगती है। इसमें देखिए, ये देख लेते हैं हम, सिंगरौली, मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट। इसको हम थोड़ा सा मैप में देखते हैं, या इस मैप में अगर हम देखें तो ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, जैसे ये आपका हो जाएगा मुरैना जिला, ठीक है। दूसरा ये जिला है आपका शिवपुरी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मुरैना जिला की जो सीमा है, देखिए इधर राजस्थान से लग रही है और इधर जो छोटी सी सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। शिवपुरी की सीमा इधर उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, इधर राजस्थान के साथ लगती है। यहाँ पे बात करते हैं आपका झाबुआ, तो झाबुआ की जो सीमाएं हैं यहाँ ऊपर की तरफ कुछ थोड़ी सी सीमाएं राजस्थान के साथ, बाकी सीमा गुजरात के साथ लग रही है। यहाँ पे ऐसे ही बात करते हैं अलीराजपुर की, तो गुजरात और आपका जो महाराष्ट्र है उसके साथ इसकी सीमा लगती है। एक जो है आपका सिंगरौली, सिंगरौली की जो सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ लगती हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है बालाघाट। तो बालाघाट जिले की जो सीमाएं हैं वो यहाँ पर महाराष्ट्र से लगती हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लगती है। देखिए, 2 चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूज़न है। लोग यूट्यूब पे मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, किताबें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। मैं वो बता दूंगा आपको। अगर हम मैप की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैप कुछ मैप जो हैं वो आपको गलत दिए हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी हैं, उन पर भी वो गलत मिल जाएगा, क्योंकि उनने उस मैप का जो डिज़ाइन है वो विकिपीडिया के मैप की तरह उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। उसमें 2 है। एक तो ये सिंगरौली की सीमा का ये डाउट रहता है। सिंगरौली की सीधी जिले की जो सीमा की, सीधी जिले की सीमा यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ से आपकी लगती है, ठीक है। ये सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण के मैप की अगर बात करते हैं तो भारतीय सर्वेक्षण के मैप के हिसाब से यही सही है, ठीक है। सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती। दूसरा जो डाउट आता है वो आता है यहाँ पर मंडला का। मंडला जिले की जो सीमाएं हैं वो जनरली लोगों को लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के साथ लगती हैं, ठीक है, लेकिन मंडला जिले की जो सीमाएं हैं वो छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती हैं। मंडला जिला एक लैंड लॉक्ड जिला है, ठीक है, अगर बात करते हैं भारतीय सर्वेक्षण के मैप के हिसाब से, ठीक है। विकिपीडिया ने जो मैप बनाया है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो ये जो 2 डाउट है ये आप क्लियर कर लीजिए। बाकी भारतीय सर्वेक्षण का जो मैप है उसी को ही फाइनल आप मान सकते हैं। मार्केट में जो मैप मिलता है आपको
जो जिसको नक्शा बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी यही स्थिति रहती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो ज़िले हैं आपके, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाए हुए ये ज़िले हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लग रही है उनकी। ठीक है, इसके अलावा ये जो ज़िले हैं इनकी सीमाएं लग रही हैं छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, ये येलो कलर से बनाए महाराष्ट्र से इनकी सीमाएं लग रही हैं। इसके अलावा ब्लू कलर से जो बनाए राजस्थान से इनकी सीमा लग रही है। ठीक है, बात रहते बाकी जो आपके ज़िले हैं ग्रे कलर से जो बनाए, जैसे आपका यहाँ पर ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका धार, इंदौर, उज्जैन, इस देवास, ये सारे जो ज़िले हो जाएंगे, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, ये सारे वो ज़िले हैं जिनकी जो सीमाएं किसी भी राज्य से नहीं लगती, यानी कि ये मध्य प्रदेश के लैंड लॉक्ड ज़िले आप इनको समझ सकते हैं। वैसे लैंड लॉक्ड ज़िले तो कहा जाता है जहाँ पे पानी से जो सीमाएं हैं वो नहीं लगती। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर बात करें तो ये लैंड लॉक्ड है एक तरीके से। ठीक है, तो ये इतने आपका पूरा इससे संबंधित पूरा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? तो ये कमेंट करिए। दूसरा है SPMICL के अंतर्गत सुरक्षा पेपर मिल, सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश की किस जगह पर स्थित है? तो ये प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये होशंगाबाद, नेपानगर, शिवपुरी, उज्जैन में से कहाँ पर ये आपका स्थित है? ये कमेंट करके आपको बताना है। गाइस, क्विज ज्वाइन कर सकते हैं आप। 2324 लोग ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में गठित कृषि कैबिनेट में कौन शामिल नहीं है? देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अभी शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि कैबिनेट का गठन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री शामिल नहीं है, बाकी मुख्य सचिव इसमें है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये सब इसमें है। तो कृषि और उससे जुड़े मामलों को समग्र रूप से शामिल कर योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद समिति, जिसको कृषि कैबिनेट कहा जा रहा है, का गठन किया है। इसमें जिन सदस्यों को शामिल किया गया है उनमें नरोत्तम मिश्रा हो जाएंगे, गोपाल भार्गव, तुलसीराम सिलावट, कमल पटेल, इसके साथ इमरती देवी, प्रेम सिंह पटेल, हरदीप सिंह डंग, भारत सिंह कुशवाहा, रामकिशोर कांवरे, बृजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, इनको सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और आप इस प्रश्न को, इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको आप एग्जाम में एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए पूरा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी लेनी है। ठीक है, एक तो एक किसकी अध्यक्षता में है, दूसरा इसमें कितने लोग शामिल हैं। तो इसमें देखिए, एक तो अध्यक्ष हो गए, दूसरे हो जाएंगे आपके नरोत्तम मिश्रा, तीसरे गोपाल भार्गव, चौथे तुलसीराम सिलावट, पांचवें कमल पटेल, छठवें जो हैं वो इमरती देवी, सातवें प्रेम सिंह पटेल, आठवें हरदीप सिंह डंग, नौवें भारत सिंह कुशवाहा, रामकिशोर कांवरे 10वें, बृजेंद्र सिंह यादव 11वें और गिरिराज दंडोतिया 12वें। इतने सदस्य हैं, मतलब 12 सदस्यीय टीम बनाई गई है, पूरी समिति बनाई गई है। मुख्य सचिव समिति के सचिव होंगे और कृषि उत्पादन आयुक्त जो है वो समिति के समन्वयक होंगे। ठीक है, तो टोटल 12 सदस्यीय ये टीम जो है बनाई गई है, कृषि कैबिनेट की समिति बनाई गई है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की एक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था है मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसके सहयोग से प्रेरणा पत्रिका की ओर से स्थापित सप्तपर्णी सम्मान, एक सप्तपर्णी सम्मान दिया जाता है प्रेरणा पत्रिका की ओर से। वो इस वर्ष 4 साहित्यकारों को प्रदान किए जा रहे हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनकी घोषणा भी हाल ही में करी है। इस वर्ष लोक भाषा और लोक साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर सुमन चौरे, अन्य भारतीय भाषाओं में हिंदी में उत्कृष्ट अनुवाद कार्य के लिए रश्मि रामानी, साहित्य को समर्पित रूपांकन सम्मान से बंशीलाल परमार और साहित्यिक पत्रिका के लिए अशोक कुमारवानी को चुना गया। इन 4 लोगों को यह सम्मान दिया जा रहा है। प्रेरणा पत्रिका के जो संपादक हैं अरुण तिवारी, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी उर्मिला तिवारी की स्मृति में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से पुरस्कार स्थापित किए हुए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो ये नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में निजी क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग ने भोपाल से 4 शहरों को जोड़ने का फैसला किया है। इन 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए, भोपाल से इंदौर, भोपाल से रायपुर, भोपाल से अहमदाबाद, ये तीनों इसमें शामिल हैं। इसमें जयपुर
शामिल नहीं है। जयपुर की जगह शामिल है इसमें नागपुर। तो इंदौर, रायपुर, नागपुर और अहमदाबाद यानी कि गुजरात, ठीक है, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है, रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक मध्य प्रदेश का इंदौर हो जाएगा। तो जो फ्लाईविक कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी है, भोपाल से इन 4 शहरों को जोड़ने का फैसला किया है। और ये अगस्त माह के अंत तक, वैसे ये लॉकडाउन के पहले ये होने वाला था लेकिन कोरोना के चक्कर में नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ भोपाल में बेस स्टेशन इसका बनाया जाएगा, फ्लाईविक एयरलाइंस का, ठीक है। इसके लिए अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी और कंपनी के बीच में एक अनुबंध भी हुआ है, MOU भी इनके बीच में एक हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन के अनुसार हानिकारक कचरे को रखने के लिए किस रंग के डिब्बे का इस्तेमाल होगा? तो देखिए, जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की जो गाइडलाइन आई है उसमें हानिकारक कचरे को रखने के लिए इस्तेमाल होगा काला डिब्बा। आपको पता है हरा और जो नीला डिब्बा ये तो पहले से ही यूज़ किया जा रहा है। पीला डिब्बा भी अभी हाल ही में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअल में जो कोरोना से संबंधित जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं उनको डालने के लिए पीले रंग का डस्टबिन अभी हाल ही में इंदौर में स्टार्ट करा गया था, ठीक है। तो घरों, दुकानों, कार्यालयों में गीले व सूखे कचरे को अलग अलग रखने की व्यवस्था पहले से थी। और कोविड संक्रमण के चलते पीले रंग के वेस्ट बिन को भी रखा जाना अनिवार्य किया गया था। अब हानिकारक कचरे के लिए अलग से एक वेस्ट बिन रखना होगा। इस वेस्ट बिन में कीटनाशक के डिब्बे, CFL, बैटरी आदि डाल सकते हैं। हालांकि एक उन्होंने कैटेगरी डिसाइड करी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें आप डाल सकते हैं। तो हानिकारक कचरे के लिए कार्यालयों व संस्थाओं में अलग से काले रंग का डिब्बा रखना अनिवार्य कर दिया गया है। घरों में भी ऐसे कचरे को अलग से एकत्रित करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए काले रंग का एक वेस्ट बिन या डिब्बा इसमें लगाया जाएगा कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों में भी, ठीक है। और 2021 की गाइडलाइन में घरेलू हानिकारक कचरे को अलग रखने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा। अभी शहर में गीले कचरा, सूखे कचरा और कोविड वेस्ट के लिए अलग से वेस्ट बिन की व्यवस्था है। तो अब 4 डिब्बे इसमें बनाए जाने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कमलनाथ कैबिनेट के सभी फैसलों की जांच करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो देखिए, ये एक्चुअल में कमलनाथ कैबिनेट के जो फैसले हैं जो उन्होंने अपनी सरकार में लिए थे उनकी जांच करने के लिए 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो 23 मार्च 2020 से 6 महीने पहले लिए गए कमलनाथ कैबिनेट के 23 मार्च को तो शिवराज सिंह चौहान ने ज्वाइन कर लिया था, मतलब मुख्यमंत्री बन गए थे। तो इससे पहले 6 महीने तक, ठीक है, कमलनाथ कैबिनेट के जितने भी फैसले लिए गए थे उनके लिए उनकी जांच की जाएगी। और 5 वरिष्ठ मंत्रियों की इसके लिए कमेटी बना दी गई है। इसमें समन्वयक के रूप में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ये सदस्यों की बात करते हैं तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह, राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह इसमें शामिल हैं। तो इसमें ऑलरेडी देखिए कांग्रेस के भी लोग शामिल कर रखे हैं, जैसे बिसाहू लाल सिंह हो जाएंगे, गोविंद सिंह राजपूत हो जाएंगे, पहले से ही कांग्रेस के थे। ये अपने ही लोगों के खिलाफ इसकी जांच करेंगे। तो कुल मिला के 5 सदस्यों की ये कमेटी बनाई गई है। गाइस, ये पूरा था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।